हाय हेलो एवरीवन। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सबसे पॉपुलर बैंक पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। Q2 के रिजल्ट आए हैं बैंक के, कल ही इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है। तो देखेंगे कि नंबर्स कैसे है, परफॉर्मेंस कैसा है एंड आगे का कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं इसके स्टॉक से। थोड़ा सा बैक स्टोरी अगर हम डिस्कस करें, अभी तक क्या सिनेरियो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। तो बैंक बहुत अच्छा कर रहा था पिछले कुछ सालों से। थर्ड क्वार्टर तक भी बैंक की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। फोर्थ क्वार्टर जो था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वो पहला क्वार्टर था जहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का हमने प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखा पिछले काफी सारे क्वार्टर्स के बाद। उसमें रीजन क्या हुआ था कि इनका जो ऑपरेशनल इनकम है उसमें ही इंपैक्ट पड़ गया था, बिकॉज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस काफी बढ़ गए थे बैंक के, क्योंकि उन्होंने काफी सारे कस्टमर्स को हायर किया तो उसका ऑनबोर्डिंग कॉस्ट लगा, देन एम्प्लॉयज को जो इंसेंटिव वगैरह देते हैं वो काफी ज्यादा हो गया। इसकी वजह से ऑपरेशनल इनकम कम हुआ और थोड़ा बहुत बैंक ने फिर प्रोविजनिंग भी बढ़ाया, जिसकी वजह से बॉटम लाइन पे थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला। प्रॉफिट इनका लगभग 10% से डी ग्रो हुआ था फोर्थ क्वार्टर के अंदर। वहां पे ये स्टोरी थी। फर्स्ट क्वार्टर जो है उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज मिला मार्केट को, क्योंकि मैनेजमेंट ने फर्स्ट क्वार्टर में आके बताया कि हमारा जो रूरल फाइनेंस का पोर्टफोलियो है, सो एक्चुअली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 10% जो लोन बुक है वो रूरल फाइनेंस है। इस रूरल फाइनेंस में एक इनका सेगमेंट है माइक्रो फाइनेंस का। तो ये बैंक बनने से पहले जो कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी थी, जिसको वी वैद्यनाथन जी रन करते थे, सो उन्होंने रूरल फाइनेंस में काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है उनको, एंड उनका कहना है कि काफी लंबे टाइम तक उन्होंने 18-20% का आरओई उस बिजनेस से डिलीवर किया है, प्लस एसेट क्वालिटी को मेंटेन रखा है, तो उस बिजनेस को वो अच्छे से समझते हैं। इसीलिए बैंक बनने के बाद भी इन्होंने 10% का एलोकेशन रूरल फाइनेंस की तरफ रखा था, क्योंकि वो एक हाई यील्ड देता है आपको, एक बेटर मार्जिन देता है बैंक को। सो ये इनका पूरा केस था। लेकिन ये जो एकदम से इन्होंने सरप्राइज किया मार्केट को, वो थोड़ा सा नेगेटिव था जरूर, बिकॉज पहले ऐसा कोई इन्होंने डिस्क्लोजर दिया नहीं था कि उनको कुछ किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम लग रहा है उस पोर्टफोलियो के अराउंड। जबकि पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने बोला कि थर्ड क्वार्टर से माइक्रो फाइनेंस के पोर्टफोलियो में हमको थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी देखने को मिल रहा था, और लास्ट क्वार्टर में एनपीए एकदम से बढ़ गया, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में आपका इलेक्शन था, हीट वेव था, और मैनेजमेंट ने बोला कि तमिलनाडु में हमारा 50% से ज्यादा लोन बुक है। सो पिछले साल वहां पे लो रेनफॉल था, जिसकी वजह से कस्टमर्स की इनकम पे इंपैक्ट पड़ा। देन इस क्वार्टर में और ज्यादा चैलेंजेस बढ़ गए और जिससे एनपीए हमारे शूट अप कर गए। तो इनको क्या करना पड़ा, प्रोविजनिंग बहुत बढ़ानी पड़ी, एंड अगेन बैंक की प्रॉफिट में 12-13% का फॉल हमको देखने को मिला था फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। अच्छा चीज ये था कि बैंक ने ऑपरेशनल लेवल पे काफी अच्छा परफॉर्म किया था लास्ट क्वार्टर में। अगर आप इनका ऑपरेशनल इनकम, मेन इनकम जो होता है बैंक का, वो देखोगे तो वो 22-23% से ग्रो हुआ था, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन पैट में इंपैक्ट पड़ा क्योंकि इनको प्रोविजनिंग बहुत बढ़ानी पड़ी माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को लेकर के। मैनेजमेंट ने आगे का आउटलुक ये दिया था कि सेकंड क्वार्टर में भी इनके प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट रहेगा, बिकॉज ये जो प्रोविजनिंग है ये सेकंड क्वार्टर में और बढ़ाएंगे। लेकिन जो सेकंड हाफ रहेगा इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें परफॉर्मेंस में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा आएगा इनका सेकंड हाफ के अंदर। तो ये इनकी अभी तक की स्टोरी थी, अभी तक का ये हमारा एक्सपेक्टेशन था बैंक से। अब देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में बैंक का रिजल्ट कैसा आया है, एंड उसके बाद ऑफकोर्स हम इनका आउटलुक क्या बनता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनका अगर आप रिजल्ट देखोगे तो ये कुछ टाइम पहले इन्होंने सेकंड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट दिया था, उसमें भी इस चीज को बताया था कि डिपॉजिट बुक अगेन काफी अच्छा कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट का, लगातार अच्छा कर रहा है। कासा बुक अगर आप देखोगे तो अभी भी 37% पे ग्रो हुआ है। कासा रेशियो इस बैंक का 49% है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है वो डिपॉजिट फ्रंट पे टॉप बैंक्स के अंदर आता है, जिस जिस क्वालिटी के साथ में ये अपने डिपॉजिट बुक को ग्रो करते जा रहे हैं। लोन बुक का ग्रोथ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21% की लोन बुक ग्रोथ है, रिटेल बुक 25% से ग्रो हुआ है। प्रॉब्लम आया है अगेन ग्रॉस एनपीए के अंदर। सो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ग्रॉस एनपीए अगर आप देखोगे ओवरऑल लेवल पे, कंसोलिडेटेड लेवल पे, तो 2 बेसिस पॉइंट से इनका ग्रॉस एनपीए बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। 1.92% का ग्रॉस एनपीए आया है। इससे बड़ा इंपैक्ट क्या आया है कि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बैंक ने अपना 589 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है, यानी कि लगभग 6% से बैंक ने अपना प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बढ़ा दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो आज के टाइम पे इनका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 75% हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इतना बड़ा इंक्रीज किया बैंक ने अपने प्रोविजनिंग के अंदर, क्यों किया है? ये है रीजन। एसएमए 1 और एसएमए 2 क्या होता है, ये कि नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने 1 और 2 ईएमआई अपनी मिस करी है, उसमें बैंक का कहना है कि माइक्रो फाइनेंस में थोड़ा सा एसएमए 1 और एसएमए 2 और ज्यादा खराब हो गया है। कलेक्शन एफिशिएंसी हमारा 98.6% पे आ गया है, इसीलिए हमको प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी है। दूसरा पॉइंट एक और जो हमको नोटिस में रखना है कि मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस का लोन है
ये अभी तक 50% हमारा सिक्योर्ड है। गवर्नमेंट की एक स्कीम है CGFMU, तो इसके अंदर इन्होंने इंश्योरेंस कराया हुआ है अपने माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को 50% तक। अब ये कह रहे हैं कि मार्च 2025 तक, यानी अगले 6 महीने के अंदर हम हमारे इस वाले पार्ट को 75% तक लेके जाएंगे, इसका इंश्योरेंस 75% तक लेकर के जाएंगे। सो ये इन्होंने इसमें बताया है। आगे अब आप अगर ये प्रोविजनिंग वाला स्लाइड देखोगे तो सबसे खराब चीज है इसमें कि बैंक का सेकंड क्वार्टर में प्रोविजनिंग कितना हो गया, बढ़ करके 1732 करोड़ का प्रोविजनिंग इन्होंने बढ़ा दिया है। बहुत हाई रेट से इन्होंने, आई थिंक ये 3 गुना लगभग इनका प्रोविजनिंग बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। एक तो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो की वजह से बढ़ा है, दूसरा बैंक कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर टोल रोड अकाउंट, ये एक और नया नेगेटिव सरप्राइज दिया है मार्केट को बैंक ने, कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट है इनका, उसमें भी वन टाइम प्रोविजनिंग करनी पड़ी है बैंक को। अब यहाँ पे एक्चुअली हम ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते मैनेजमेंट को, क्यों, मतलब इसमें ये पहले डिस्क्लोज करने वाला कुछ था नहीं, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वहां पे जो टोल हैं उनमें आई थिंक लाइट मोटर व्हीकल पे टोल फ्री कर दिया हुआ है। तो उस पे लेकर के जो ये आईडीएफसी बैंक थी, मर्जर से पहले जो आईडीएफसी बैंक थी, उनका तो पूरा कस्टमर जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर कस्टमर्स ही थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ही थे, उन्हीं को वो लोन देते थे। सो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है उसमें एक कस्टमर का इस गवर्नमेंट के इस डिसीजन के बाद से फाइनेंशियली काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है उसके ऊपर, और उनकी लोन रीपेमेंट की कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई है। तो उसके अगेंस्ट में अब बैंक ने क्या किया है कि 100% प्रोविजनिंग कर दी है उसके अकाउंट के अगेंस्ट में, प्लस एडिशनल प्रोविजनिंग करी है 250 करोड़ की। मैनेजमेंट बोल रहा है कि प्रोएक्टिव बेसिस पे 250 करोड़ का और हमने एडिशनल प्रोविजनिंग किया है। तो इस वाले पार्ट के लिए हम ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकते मैनेजमेंट को, बिकॉज ये जस्ट सडनली आया, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का ये डिसीजन आया महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। और ये इंफ्रा वाला बुक जो है ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का खुद का है भी नहीं, ये जो पुरानी बैंक थी जो आईडीएफसी बैंक, उनका बुक था, और बैंक लगातार इसका एलोकेशन कम करता जा रहा है। आज के टाइम पे तो आई थिंक 1-2% ही कंट्रीब्यूट करता है पूरे लोन बुक में। लेकिन एनी हाउ अब ये इम्पैक्ट आया है और इसकी वजह से भी बैंक को प्रोविजनिंग बढ़ानी पड़ी है। तो ये पूरा पार्ट रहा है बैंक का अभी तक का। अब आगे हम इनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे एंड आगे का रिजल्ट देखेंगे, पीएनएल पे कैसा इंपैक्ट पड़ा है इन सब का। तो ये सारा स्टोरी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि कैसा टर्न अराउंड रहा है ये 5-6 साल के टाइम में। बैंक ने अनडाउटेडली इस वाले पार्ट पे तो हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, बहुत कम टाइम में इन्होंने ये बड़ी अचीवमेंट्स डिलीवर करी है मार्केट के अंदर। अपने लोन बुक को बढ़ाया है, रिटेल डिपॉजिट कितने अच्छे से ग्रो किया है बैंक ने, ये सारा पार्ट इन्होंने अच्छा किया है। देन इनका कस्टमर डिपॉजिट आप देख सकते हो कितनी तेजी से बढ़ा है। कासा रेशियो 8% था, आज 47% है मार्च के टाइम में, अब तो 49% के आसपास चला गया है। इन सारे प्रोडक्ट्स पे बैंक ने काम किया है पिछले कुछ सालों में, और डिपॉजिट फ्रंट पे बहुत बहुत जबरदस्त काम किया है इन्होंने। इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इस बैंक का और ज्यादा इंप्रूव हुआ है। वी ऑल नो आरबीआई का प्रेशर है हर एक बैंक के ऊपर कि आपको अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इंप्रूव करना है। अब चाहे उसके लिए आप अपना लोन बुक का ग्रोथ कम करो, लेकिन डिपॉजिट बुक आपको इंप्रूव करना है। डिपॉजिट मतलब जो लिक्विडिटी है उसको आपको और बढ़ाना है बैंक के अंदर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लगातार इस पे अच्छा काम कर रहा है। हर एक क्वार्टर में आप देखोगे इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इंप्रूव हो रहा है, और अब लगभग 97.7% का इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है। इनफैक्ट अगर आप इंक्रीमेंटल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखोगे तो 78% है इस बैंक का, यानी कि पिछले एक साल के अंदर इन्होंने 100 रुपीज के डिपॉजिट के ऊपर 77 रुपीज का लोन दिया, यानी लिक्विडिटी लेवल बैंक का इंक्रीमेंटल लेवल पे काफी अच्छा है। यहाँ पे भी अच्छा काम चल रहा है बैंक का। रिटेलाइजेशन काफी स्ट्रांग है। रिटेलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके बैंक में ज्यादातर जो डिपॉजिट है वो रिटेल कस्टमर्स का है, आप बल्कि और होलसेल डिपॉजिट के ऊपर बहुत कम डिपेंडेंट हो। यहाँ पे भी अच्छा काम कर रहा है बैंक। और ये जो लीगेसी बोरोइंग्स है इनके, इनमें भी आप देखोगे कि 41% का डी ग्रोथ आया है। कॉस्ट ऑफ फंड बैंक का बहुत जबरदस्त तरीके से कम हुआ है पिछले 5 सालों में, जबकि रेपो रेट बढ़ा है, लेकिन इस बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड कम हुआ है क्योंकि रिटेल की तरफ डिपॉजिट का शेयर बढ़ा है और होलसेल की तरफ इनका डिपॉजिट का शेयर कम हुआ है लगातार। ये स्लाइड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मीडियम टर्म का वो आउटलुक समझना है। तो ये जो आप देख रहे हो इनका जो लीगेसी हाई कॉस्ट बोरोइंग है, ये आज के टाइम पे लगभग 7,500 करोड़ है। पिछले साल ये 15,000 करोड़ था, मतलब एक साल में आधा कर दिया इस बैंक को। इस बैंक ने अपने हाई कॉस्ट लीगेसी डिपॉजिट बोरोइंग्स को। बैंक बोल रहा है कि 2800 करोड़ के आसपास हम और कम करेंगे अगले सेकंड हाफ में, और FY26 में तो 4500 करोड़ के आसपास हम इसको और रिड्यूस कर देंगे। मतलब सिर्फ 326 करोड़ के आसपास का इनका ये लीगेसी बोरोइंग रह जाएगा।
ये क्यों समझना जरूरी है कि इससे आपको समझ में आएगा कि बैंक के ऊपर ना एक बहुत बड़ा प्रेशर आज के टाइम पे है, जो FY26 यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद से ये हट जाएगा। आज के टाइम पे बैंक को लोन बुक को ग्रो करने के लिए तो डिपॉजिट लाना ही पड़ता है, ये प्रेशर तो है ही बैंक के ऊपर। इसके ऊपर से एक और एडिशनल प्रेशर ये है कि ये जो लीगेसी बोरोइंग है, इसको भी पे करने के लिए बैंक को एडिशनल डिपॉजिट लाना पड़ता है। मतलब बाकी बैंकों के कंपैरिजन में इनको डबल एफर्ट डालना पड़ता है डिपॉजिट बुक को ग्रो करने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर दो हेडेक है, लोन बुक का और प्लस साथ में ये लीगेसी बोरोइंग का। अगले फाइनेंशियल ईयर के बाद से जब इनका ये लीगेसी बोरोइंग चला जाएगा तो बैंक थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आ जाएगा। इससे बड़ी चीज ये होगी कि बैंक को एडिशनल जो ब्रांचेस खोलने की रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाएगी, और थोड़ा सा इनका ऑपरेशन कॉस्ट और कम हो जाएगा आने वाले सालों में। सो ये एक बड़ा पॉइंट है। देन लोन पोर्टफोलियो, जैसे हमने डिस्कस किया, ये वाला जो पार्ट है इनका, रूरल फाइनेंस जो 10% कंट्रीब्यूट करता है इनके टोटल लोन बुक में, इसी में प्रॉब्लम आया है। अब बैंक कह रहा है कि हमारे टोटल लोन बुक में 15% जो है वो अनसिक्योर्ड रिटेल लोन है, रिटेल क्रेडिट है। इसमें ग्रॉस एनपीए कितना है? 2.08%। मतलब जो अनसिक्योर्ड लोन है उसमें 2.08% का ग्रॉस एनपीए है बैंक का। ये अगर आप इनका प्रोडक्ट सेगमेंट देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बैंक इंक्रीमेंटल किन प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। ऑफ कोर्स आप देखोगे जो सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा तेजी से बैंक ग्रो कर रहा है 20-25% से। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है जिसको बैंक 48% से ग्रो कर रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा सीरियस कंसर्न नहीं है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स हैं वो प्राइम कस्टमर्स हैं, सुपर प्राइम कस्टमर्स हैं, उनका क्वालिटी बहुत अच्छा है। सो उसमें ऐसा कोई सीरियस कंसर्न नहीं है। अनसिक्योर्ड जरूर है लेकिन कस्टमर क्वालिटी भी काफी अच्छी है। और आप देखोगे कि जो रूरल फाइनेंस है, जहां पे मेन प्रॉब्लम है बैंक का, उसका ग्रोथ सिर्फ 14% के आसपास आया है। इनफैक्ट जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है उसका तो बुक और डी ग्रोथ हुआ है। सो यहाँ पे अब हम इनका देखेंगे कि जो कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर है वो कैसा प्ले आउट कर रहा है। तो अगर आप माइक्रो फाइनेंस वाले पार्ट को एक्सक्लूड कर दो और बाकी का जो बुक है बैंक का, रिटेल, रूरल, एमएसएमई, ये जो 3 सेगमेंट्स हैं, यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी काफी स्टेबल है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। 99.5% की कलेक्शन एफिशिएंसी है, और ये थोड़ा सा ट्रू पिक्चर देता है एक लेंडिंग का, आपका एक लेंडिंग बिजनेस का, क्योंकि ये जो कलेक्शन एफिशिएंसी आप देख रहे हो इसमें कोई प्री पेमेंट इंक्लूडेड नहीं है। ये सिर्फ सितंबर एक पर्टिकुलर क्वार्टर का कितना पेमेंट ड्यू था और उसमें से बैंक कितना कलेक्ट कर पाया वो आपको दिखा रहा है। इसमें कोई पिछले क्वार्टर्स की जो पेंडेंसी है वो इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए ये वाला जो कलेक्शन एफिशिएंसी है ये थोड़ा सा आपको ट्रू पिक्चर दिखाता है एक लेंडिंग का। तो यहाँ पे आईडीएफसी काफी अच्छा कर रहा है। इसका मतलब जो माइक्रो फाइनेंस के अलावा जो बाकी का पोर्टफोलियो है वो ठीक काम कर रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये जो माइक्रो फाइनेंस का बुक आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम है। कलेक्शन एफिशिएंसी इस बुक में और ज्यादा कम हो गया है। पिछले क्वार्टर में 99% था, अब कम होकर के 98.6% हो गया है। एंड इनफैक्ट मतलब काफी सारे लोग ब्लेम भी कर रहे थे मैनेजमेंट को कि इन्होंने पहले क्यों नहीं डिस्क्लोज किया जो इसमें प्रॉब्लम चल रहा था। सो मतलब आप ब्लेम करने को कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं मैनेजमेंट को, लेकिन एक चीज अगर आप इसमें ऑब्जर्व करोगे तो थर्ड क्वार्टर में इनका कलेक्शन एफिशिएंसी ड्रॉप हुआ माइक्रो फाइनेंस वाले बुक में 99.7 से 99.2%, और लेकिन फोर्थ क्वार्टर में ये इसमें एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला, ये 99.4% पे आया। सो मे बी एक थोड़ा सा बेनिफिट डाउट आप दे सकते हो कि मैनेजमेंट को ये लगा होगा कि इसमें वापस से इंप्रूवमेंट ट्रेंड आ गया है, तो मे बी आगे चल के इतना सीरियस प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फर्स्ट क्वार्टर में दो चीजें हुई, पहला तो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ही बहुत खराब करने लग गया, ओवर लेवरेजिंग की वजह से डिफॉल्ट रेट बढ़ गए, प्रॉब्लम स्प्रेड हो गया बाकी सारे स्टेट्स में। दूसरा, आपका जो जनरल इलेक्शन और जो ये हीट वेव वगैरह था उसने चीजों को और खराब कर दिया, तो वहां पे इनका कलेक्शन एफिशिएंसी ड्रॉप हुआ, और इस क्वार्टर में ये कलेक्शन एफिशिएंसी और ज्यादा ड्रॉप हो गया। मतलब सिर्फ 2 क्वार्टर के अंदर इनका कलेक्शन एफिशिएंसी 1% गिर गया ऑलमोस्ट पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर। यहाँ पे प्रॉब्लम आया बैंक का। ये इन्होंने विंटेज एनालिसिस दिया है कि हमारा कोविड से पहले जो हम लोन उठाते थे उसमें कैसा डीपीडी रहा और अब कैसा डीपीडी है। तो एक्चुअली बैंक ये बता रहा है कि इंक्रीमेंटली हमारा जो एसेट क्वालिटी है वो इंप्रूव हो रहा है हर एक क्वार्टर के अंदर। देन SMA 1 और SMA 2 अगर आप देखोगे तो अगेन इसमें भी माइक्रो फाइनेंस वाले बुक को अगर हम एक्सक्लूड करें तो अच्छी चीज ये है कि बैंक की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में इनका SMA 1 SMA 2 रिटेल रूरल बुक में भी बढ़ गया था, लेकिन इस क्वार्टर में यहाँ पे इंप्रूवमेंट आया है और सारे प्रोडक्ट्स के अंदर आया है। आप देखो तो मॉर्गेज प्रोडक्ट है या व्हीकल है या एमएसएमई है या कंज्यूमर अनसिक्योर्ड लोन हो, क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन हो या आपका पर्सनल लोन जो अनसिक्योर्ड है, सब में सारे प्रोडक्ट्स में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे
कि फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में जो SMA1 SMA2 का नंबर है वो इंप्रूव हुआ है। हर एक प्रोडक्ट में हमको ये ट्रेंड देखने को मिलेगा एक्सेप्ट माइक्रो फाइनेंस। माइक्रो फाइनेंस में इनका जो SMA1 SMA2 है वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और भी 1.71% से 2.5% ये नंबर क्रॉस कर गया। यहीं पे मेन प्रॉब्लम आ रहा है आईडीएफसी बैंक का। तो ये इनका माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो है। अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि हमने तो दिसंबर से ही स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया था, जब हमको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखना शुरू हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, ये डेटा दिया है। इन्होंने बोला है कि हमने इंडस्ट्री के कंपैरिजन में अपने माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो को लगभग 7% से डी ग्रो किया है। दिसंबर के मंथ से अगर हम अगस्त के बीच में कंपेयर करें तो हमने 7% से डी ग्रो करा है अपने माइक्रो फाइनेंस के बुक को, जबकि इंडस्ट्री प्रॉब्लम देखने के बाद भी वहां पे और ज्यादा फ्रेश लोन दे रहा था। अब ये चीज ठीक है, बट ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो इंडस्ट्री में कई सारे जो है वो माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसीज है, जबकि आईडीएफसी एक बैंक है। एक बैंक के पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे वो बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर अपना फोकस शिफ्ट कर सकता है, उनको ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर कोई एक माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी है तो वो कहाँ पे फोकस शिफ्ट करेगा? उसको तो अगर कुछ भी प्रॉफिटेबल ग्रो करना है तो थोड़ा बहुत तो उसको लोन देना ही पड़ेगा माइक्रो फाइनेंस में। हाँ, वो ग्रोथ रेट कम कर सकता है। फॉर एग्जांपल पहले वो 20% पे ग्रो कर रहा था, वो 10% पे ग्रो करेगा, लेकिन वो बिल्कुल जीरो नहीं कर सकता अगर उसको प्रॉफिटेबल रहना है तो इसलिए ये कंपैरिजन मतलब बनता नहीं है कुछ लाइक टू लाइक। बट हाँ, इन अ वे बैंक ये बता रहा है कि हमने अपनी तरफ से स्टेप लिया, हमने उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम कर दिया माइक्रो फाइनेंस बुक का। और ये स्टेट्स है जहां पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ज्यादा एलोकेशन है माइक्रो फाइनेंस में। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। और इसमें ये इंडस्ट्री के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो एक चीज आप देखोगे कि केरला एक ऐसा स्टेट है जहां पे इनकी परफॉर्मेंस इंडस्ट्री से भी ज्यादा खराब है। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि इसमें भी हमने 30% से अपने एलोकेशन को कम कर दिया है पिछले एक साल के अंदर। सो ये वाला पार्ट है जो पूरा पेन दे रहा है इनके बैंक को, इनकी एसेट क्वालिटी को। और माइक्रो फाइनेंस का बुक अगर आप देखोगे तो पिछले 9 महीने में 8% से डी ग्रो हुआ है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। बैंक ने फ्रेश लोन देना इसमें काफी कम कर दिया है एंड लगातार बुक जो है वो डी ग्रो होता जा रहा है। और ये एक और नेगेटिव पॉइंट है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि 75% तक ये लेके जाना चाहते हैं अपने इंश्योरेंस को। ये जो गवर्नमेंट का सीजीएफएमयू इंश्योरेंस है इसको ये 75% तक लेके जाना चाहते हैं मार्च तक में। क्रेडिट कार्ड का पोर्टफोलियो बैंक का ठीक कर रहा है, और ग्रॉस एनपीए बैंक का रिटेल रूरल एमएसएमई में फिर से बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में ये 1.46% था, इस क्वार्टर में 1.57% है। लास्टली अब हम इनके बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। उससे पहले एक अगर आप ये चीज देखो, इनका ये वाला जो स्लाइड देखो अगेन, मीडियम टर्म अगर आपको समझना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, इसमें बैंक अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो आपको बता रहा है कि कैसे कम होगा आने वाले 2-3 सालों के अंदर। तो अभी अगर हम देखें तो इनका एसेट वाला बिजनेस है, जो लोन बुक वाला बिजनेस है, वो प्रॉफिटेबल है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यही बिजनेस है। इसमें बैंक कह रहा है कि FY27 तक हमारा कॉस्ट टू इनकम 50% से भी कम हो जाएगा। देन सबसे ज्यादा जो लॉस मेकिंग बिजनेस है बैंक का वो है लाइबिलिटी वाला बिजनेस। हम बार बार डिस्कस करते हैं कि एक बैंक के लिए जो डिपॉजिट वाला बिजनेस है वो सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट बिजनेस होता है। तो आप देखोगे कि आईडीएफसी फर्स्ट का 184% का कॉस्ट टू इनकम है, ये लॉस मेकिंग बिजनेस है, और अगले 2 साल तक भी ये लॉस मेकिंग ही रहेगा। FY27 तक भी ये बिजनेस जो है वो लॉस मेकिंग रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट का। क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस इनका अब प्रॉफिटेबल हो गया है, और अगले 2 साल में इसकी प्रॉफिटेबिलिटी और इंप्रूव होगी। एंड इनके बेसिस पे ही मैनेजमेंट कह रहा है कि FY25 तक हमारा जो कॉस्ट टू इनकम है वो 65% पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मीडियम टर्म इस बैंक का ठीक लग रहा है। ऑपरेशनली लगातार इनका जो इनकम है वो बढ़ेगा, कॉस्ट इनका कम होगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज इनको ऑपरेशनल लेवल पे तो मिलेगा। अब बॉटम लेवल पे वो रिफ्लेक्ट होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है बैंक के क्रेडिट कॉस्ट यानी प्रोविजनिंग्स वगैरह के ऊपर। अब इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करते हैं। 3 चीजें हमको मेजर देखनी है। पहला है बैंक का ऑपरेटिंग इनकम, जिसका ग्रोथ कितना आया है, 30% के आसपास आया है बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। दूसरा, अगर आप कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, इसमें 27% की ग्रोथ है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% से बढ़ा है, और जो कोर इनकम है बैंक का, मतलब ट्रेडिंग वाले पार्ट को अगर हम हटा दें, जो इन्वेस्टमेंट से इनकम आता है उसको हम हटा दें, तो बैंक का प्रॉफिट 27% से ग्रो हुआ है। तो यहाँ पे अगेन फिर से अच्छी परफॉर्मेंस है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की। लास्ट क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ थी, इस क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ है। जो सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ है वो बॉटम लेवल के ऊपर हुआ है। 73% से इस बैंक का पैट जो है वो गिरा है। पिछले साल 750 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 200 करोड़ का प्रॉफिट बैंक ने रिपोर्ट करा है। क्यों? क्योंकि प्रोविजनिंग आपकी मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 3.5 गुना बैंक की प्रोविजनिंग बढ़ी है YOY लेवल पे।
500 करोड़ का प्रोविजनिंग आपका 1700 करोड़ का हो गया है। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बैंक ने अपने प्रोविजंस को डबल कर दिया है। 994 का प्रोविजन जो है वो 1732 का हो गया है। सो इसने बहुत खराब तरीके से इंपैक्ट किया है बैंक के प्रॉफिट को। मतलब आप देखो तो 3 गुना बैंक का प्रॉफिट गिर गया है वाई लेवल पे, इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। अब मैनेजमेंट ये कह रहा है कि जैसा हमने लास्ट कॉन कॉल में बोला था कि सेकंड क्वार्टर में भी हमारा प्रॉफिट का नंबर थोड़ा सा गिर सकता है क्योंकि हम प्रोविजनिंग बढ़ाएंगे। तो अगर ये जो वन टाइम इंपैक्ट पड़ा है, एक तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो कस्टमर है उसका, दूसरा जो माइक्रो फाइनेंस में एडिशनल हमको प्रोविजनिंग करनी पड़ी है उसका, अगर वो ये दोनों वन टाइम इंपैक्ट नहीं होता तब हमारा जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 17% से गिरता, यानी तब इतना ज्यादा खराब नहीं लगता क्योंकि ये चीज तो मार्केट पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जो ये वन टाइम दो चीजें हुई है बैंक के साथ में, उसकी वजह से इनका पैट और ज्यादा खराब लग रहा है। 73% का डिक्लाइन है इस बैंक का। इसकी वजह से हुआ क्या है, अगर आप ये वाला स्लाइड देखो तो इनका जो फर्स्ट हाफ गया है अभी तक FY25 का, बैंक का नेट प्रॉफिट सिर्फ 880 करोड़ है। पिछले साल इनका प्रॉफिट था 1500 करोड़ का और लगभग आधा हो गया इनका प्रॉफिट वाई अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट हाफ में। यानी कि अगर सेकंड हाफ बैंक का कितना भी अच्छा रह जाए तो नेट लेवल पे बैंक अपने पैट को ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज FY24 में बैंक का जो प्रॉफिट है वो लगभग 2400-2500 करोड़ के आसपास है। तो ऐसा तो होने नहीं वाला कि अगले 2 क्वार्टर के अंदर बैंक अपने प्रॉफिट को यहाँ से मतलब लगभग 3 गुना ग्रो कर दे, ये इसका तो पॉसिबिलिटी बहुत कम लगता है। सो नेट लेवल पे अगर हम देखें तो IDFC फर्स्ट बैंक का FY25 काफी खराब रहने वाला है। सेकेंड हाफ कितना भी अच्छा हो जाए बट बैंक वाई लेवल पे पैट को ग्रो नहीं कर पाएगा FY25 के अंदर। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये तो रिजल्ट इनका सैटरडे को आया है। अगर यही रिजल्ट इस बैंक ने मार्केट आवर्स के ड्यूरेशन में रिलीज किया होता जैसे पूना वाला ने किया है, तो बिकॉज पीपीटी वगैरह तो आप बाद में रिलीज करते हो, तो सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे ही आप देखते हैं कि इसका स्टॉक बहुत आराम से 10-15% तक नीचे जा सकता था क्योंकि ये बहुत खराब नंबर्स है। आपने कोई इंडिकेशन नहीं दिया था मार्केट को कि इस तरीके का परफॉर्मेंस रह सकता है आपका सेकंड क्वार्टर के अंदर। आउटलुक क्या बनता है यहाँ से, तो मतलब इससे पहले तो हम क्या डिस्कस करते थे कि बैंक ऑपरेशन लेवल पे काफी अच्छा कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी पे नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर रह सकता है बट मीडियम टर्म में बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, आउटलुक अच्छा लग रहा है। लेकिन इस क्वार्टर के बाद बैंक का जो नियर टर्म है वो बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, इसका आउटलुक काफी ज्यादा खराब लगता है नियर टर्म में, क्योंकि अगेन जैसा एक्सपेक्टेशन था इनका सेकंड क्वार्टर में उससे बहुत खराब परफॉर्मेंस रही है। एंड वी डोंट नो कि अगले क्वार्टर में आपका कोई और बुक का भी एनपीए ना आ जाए या माइक्रो फाइनेंस और ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे, क्योंकि इंडस्ट्री लेवल पे तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो अभी का जो आउटलुक है वो तो यही बनता है कि टोटली अवॉइड करना चाहिए इस बिजनेस को, इस स्टॉक को करंट लेवल के ऊपर, बिकॉज प्रेशर काफी ज्यादा है एनपीएस का एंड प्रॉफिटेबिलिटी का कोई चांस लग नहीं रहा बैंक का अगले अगले दोनों क्वार्टर्स के अंदर भी, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस वाला पार्ट है ये 75% तक लेके जाना चाहते हैं। तो अगर इसको आप बढ़ाओगे तो इसका भी तो प्रेशर आपके पैट के ऊपर रहेगा। सो वही पॉइंट है, मतलब कुछ क्वार्टर तक बैंक का फंडामेंटल काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन 1-2 क्वार्टर के अंदर जिस तरीके की चीजें चेंज हुई है, मतलब बहुत ज्यादा डिटोरिएशन हुआ है बैंक के एसेट क्वालिटी के अंदर, बैंक के फंडामेंटल्स के अंदर, एंड कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है बिजनेस के अंदर, स्टॉक के अंदर करंट लेवल पे। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे हम अगले 2 क्वार्टर्स तक। कॉन कॉल थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट होगा इस क्वार्टर में, बिकॉज वहां पे हमको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मैनेजमेंट क्या आउटलुक दे रहा है, कब तक ये चीजें इंप्रूव हो सकती है बैंक के लिए। जिस तरीके का करेक्शन आएगा अब स्टॉक में, सो मतलब सरप्राइज होने वाला नहीं है कि अगर इनका जो स्टॉक है वो बुक वैल्यू से भी नीचे आ जाए। पहले इसका स्टॉक का प्राइस टू बुक जो है वो 2 के आसपास होता था, ऑलरेडी प्राइस टू बुक अब 1.4 के आसपास है। एंड जैसी अब परफॉर्मेंस है और अगर मार्केट में थोड़ा सा और करेक्शन आता है तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं उनको सबसे ज्यादा पनिश करता है मार्केट करेक्शंस के टाइम में। तो मतलब कोई बड़ी बात नहीं है कि बैंक का जो स्टॉक है वो अपने बुक वैल्यू से भी नीचे के लेवल पे आ जाए अगले कुछ टाइम के अंदर, जैसी इनकी परफॉर्मेंस आ रही है। बट ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे एंड अगर इसमें इंप्रूवमेंट आती है और कुछ चांस बनता है इंप्रूवमेंट का एंड ग्रोथ वापस से आती है, बिकॉज मीडियम टर्म अगेन बैंक अच्छा कर आउटलुक अच्छा लग रहा है और ऑपरेशन लेवल पे भी बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है। जैसे इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ओपेक्स हमारा 20% के रेट से कम से ग्रो करेगा और ऑपरेशन इनकम का ग्रोथ ज्यादा रहेगा, तो ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा इनको इनके ऑपरेशन प्रॉफिट के अंदर, जो कि मिल भी रहा है। अभी भी 24-25% की ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, लेकिन एसेट क्वालिटी का पेन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है पैट के अंदर। तो अगर उसको बैंक कंटेन कर लेता है अगले 1-2 क्वार्टर के अंदर, एंड अभी कॉन कॉल में और हमको आइडिया लग जाएगा,
तब ऑफ कोर्स एक अच्छा चांस बन सकता है बैंक के पास में, बिकॉज वैल्यूएशन काफी लुक्रेटिव हो जाएगी स्टॉक की करेक्शन के बाद में, एंड आगे का जो 2-3 साल का आउटलुक है वो तो काफी अच्छा है ही आईडीएफसी फर्स्ट का। सो ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, बट नियर टर्म में तो कोई इंटरेस्ट बनता नहीं है, बिकॉज बहुत बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है स्टॉक के अंदर, एंड वही स्टक होने का चांस है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है एक्सप्लोर करने को, सो उन पे फोकस करेंगे। बाकी देखते हैं इनका कैसा कौन कॉल में बोलती है मैनेजमेंट। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।